नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के क्लास में हम लोग सीडीपी के सभी निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देखेंगे, साथ ही इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। मेरा विश्वास है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप आसानी से 30 में से 25 प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, टैग वर्ड्स जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसकी मदद से आप बहुत ही कम समय में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो मेहनत बहुत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, तो आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपके समक्ष जितने भी ये वर्ड दिख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। पहले आप हम जीन पियाजे के देखेंगे। आत्मसातकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, ये जितने भी टैग है अगर आपको परीक्षा में दिख जाए तो आपको जीन पियाज के साथ में जाना है। मैं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ और आगे चल इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। और ले वायुगतिकी का ये रहा। अगर सामाजिक दिख जाए, सांस्कृतिक, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, भाषा, परस्पर शिक्षण, ये सभी अगर टैग दिख जाते हैं तो आपको ले वायुगतिकी के साथ में जाना है। और नैतिक तर्कड़ा जैसी अगर टैग दिख जाए तो आपको लॉरेंस कोलबर्ग के साथ में जाना है। तो चलिए इन सभी पर थोड़ी थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जितने भी ये पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एग्जाम में इससे प्रश्न आने ही आने हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इन सबको स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, या आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए। आत्मसातकरण अगर आपको परीक्षा में दिख जाए तो आपको जीन पियाजे के साथ में जाना है। तो आत्मसातकरण क्या होता है? देखिए, इसमें बच्चे जो होते हैं नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में फिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बच्चा जिससे केवल कुत्ते के बारे में पहले से पता होता है, और जब पहली बार वह किसी बिल्ली को देखता है तो उसे भी वह कुत्ता समझ लेता है, क्योंकि वह 4 पैरों वाला जानवर होता है। तो सभी 4 पैरों वाले जानवर को वो क्या समझता है? कुत्ता समझता है। तो ये हमारा आत्मसातकरण हो गया। समायोजन की बात कर लें, एकोमोडेशन की बात कर लें, तो जब बच्चा यह समझता है कि बिल्ली और कुत्ता दोनों अलग अलग चीज़ है, इसमें बच्चा जो है दोनों को अलग अलग समझ लेता है और अपने स्कीमा में क्या करता है? संशोधित कर लेता है, अपने स्कीमा में उसका बदलाव कर लेता है कि नहीं, कुत्ता अलग चीज़ है, बिल्ली अलग चीज़ है। जैसे बच्चा सीखता है कि बिल्ली म्याऊ करती है और कुत्ता भौंकता है, अब वह बिल्ली और कुत्ते में अंतर कर सकता है। आत्मसातकरण में यह अंतर नहीं कर सकता है, समायोजन में आकर वह अंतर कर लेता है। इसमें हम लोग थोड़ी थोड़ी बात करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। संतुलन, इक्विलिब्रेशन क्या होता है? जब आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में बच्चा संतुलन स्थापित कर लेता है तो उसको हम लोग संतुलन कहेंगे, संतुलन की अवस्था कहेंगे। जब बच्चा नई जानकारी को अपने स्कीमा में फिट करने के बाद जब संतुलन स्थापित कर लेता है तो वह क्या हो गया? इक्विलिब्रेशन हो गया। जीववाद क्या होता है? एनिज्म। इसमें बच्चा निर्जीव और सजीव में भेद नहीं कर पाता है। जैसे एक बच्चा सोचता है कि चांद उसका पीछा कर रहा है या गुड़िया रो सकती है, इस तरह का जो लाइन अगर परीक्षा में दिख जाए तो वो आप जीववाद के साथ में जाइएगा, एनिज्म के साथ में। सक्रिय जिज्ञासु क्या होता है? एक्टिव एक्सप्लोरर। बच्चा खिलौनों के साथ खेलते समय उन्हें अलग अलग तरीकों से जोड़ने या तोड़ने की कोशिश करता है। बच्चा खिलौनों को तोड़ता है फिर जोड़ता है, इस तरह से बच्चे होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्टिवनेस उनके अंदर आती है। तो ये सक्रिय जिज्ञासु दिख जाए तो आप लोग जीन पियाजे के साथ में जाइएगा। अब आइए लेव वाइगोत्स्की के बारे में टैग वर्ड देख लेते हैं और थोड़ा सा उस पर डिस्कशन भी कर लेते हैं। सामाजिक अन्योन्य क्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन आपको दिख जाए तो लेव वाइगोत्स्की के साथ में जाइएगा। जैसे जब एक शिक्षक बच्चे की पहेली सुलझाने में मदद करता है तो बच्चा अन्योन्य क्रिया से सीखता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिख जाए, जेडपीडी, पहाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग, ये सभी दिख जाए तो आप लोग लेव वाइगोत्स्की के साथ में जाइएगा। देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यह प्रत्येक एग्जाम में आते हैं या प्रत्येक साल। जब बच्चा अकेले साइकिल चलाना नहीं सीख पाता है तो उसे किसी वयस्क या दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे समझिए, मान लीजिए बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और यहाँ से यहाँ तक वो सीख चुका है। मैं इसको ए लिख देता हूँ, यहाँ से बी लिख देता हूँ। बच्चा ए से बी तक खुद से साइकिल चला ले रहा है, खुद से साइकिल चला रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बी से सी तक साइकिल को नहीं चला पा रहा है। लेकिन किसी वयस्क के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा जब वो साइकिल चलाना सीख लेगा, यानी फाइनल यहाँ तक पहुँच जाएगा, यही हमारा क्या हुआ? जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। यानी बच्चा जो है किसी दूसरे की सहायता से साइकिल चलाना सीख जा रहा है, और जो इसमें मदद किया जा रहा है यही हमारा मदद क्या हुआ? पहाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग हुआ। इसमें बच्चा खुद से सीख रहा है और यहाँ पे वो दूसरे की सहायता से सीख रहा है, और जो यहाँ पे मदद हो रही है वो हमारा पहाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भाषा से प्रत्येक साल क्वेश्चन बनते हैं। भाषा के विकास और उपयोग के कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार देखें तो केवल 3 प्रकार माने जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। सामाजिक भाषा, सोशल
स्पीच। इसमें क्या होता है, यह कौन सी भाषा है? यह वह भाषा है जिसका उपयोग बच्चे दूसरों से बात करने के लिए करते हैं। तो यह बातचीत और संवाद के लिए होती है। डायरेक्ट यही लाइन उठाकर आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, या एग्जाम ऐसे दे दे, बच्चे बातचीत और संवाद के लिए कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? तो सामाजिक भाषा। इसका महत्व क्या है? सामाजिक संपर्क बनाने के लिए और दूसरों से संवाद करने में यह हेल्प करता है। चलिए अगला देखते हैं। यह मोस्ट पीवीआई है, यहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं। ये दोनों का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत भाषा और आंतरिक भाषा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे समझिए। व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट, यानी बच्चा इसमें खुद से बात कर रहा है, यानी बच्चा जो है खुद से जोर जोर से बातचीत करता है। और आंतरिक क्या हुआ? इनर स्पीच, यानी बच्चा बोलने के बजाय मन में ही वो चीजें सोचने लगता है। जो हमारा व्यक्तिगत वार्ता है, इसी का यह एडवांस रूप है, परिपक्व रूप है। इसमें बच्चा अपनी बातों को जोर से बोलने के बजाय वह दिमाग में ही सोचने लगता है। इसका महत्व क्या हुआ? यह परिपक्वता और स्वतंत्र सोच की निशानी है। इसमें बच्चा परिपक्व हो गया रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में है। अगर आपको नैतिक विकास, नैतिक तर्कड़ा, ये सभी चीजें दिख जाए तो आपको कोहलबर्ग के साथ में जाना है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 मुख्य स्तरों और उसके 6 चरणों में विभाजित किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन दे देता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास को कितने स्तरों में या कितने चरणों में बांटा गया है। तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। अगर स्तर की बात बोले या लेवल की बात करें तो कितना हुआ? 3। अगर स्टेजेस की बात करें और चरण की बात करें तो कितना हो गया? 6। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मोस्ट पीवीआई, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। देखिए ये पहला क्या हो गया? स्तर यानी लेवल्स। पहला लेवल कौन है? पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं 4 से 10 साल तक के बच्चे होते हैं। इस स्तर पर बच्चे का नैतिकता का आधार क्या होता है? स्वार्थ या दंड से बचना या इनाम पाने पर आधारित होता है। पहला चरण है दंड और आज्ञाकारिता। इसमें बच्चे सही और गलत का निर्णय दंड के आधार पर करते हैं। वे नियमों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे सजा से बचना चाहते हैं, यानी सजा से बचने के लिए वे किसी कार्य को करते हैं। तो यह दंड और आज्ञाकारिता विन्यास हो गया। अगला चरण है व्यक्तिगत लाभ। इस चरण में बच्चे नियमों का पालन इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कोई इनाम या लाभ मिल सके। इसका आधार क्या हुआ? इनाम व लाभ। यह सोच कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम मेरी मदद करोगे, इस तरह की धारणा होती है बच्चों में। देखिए इस स्टेजेस को और भी हम लोग नामों से जानते हैं, परीक्षा में बहुत बार अलग अलग नामों से दे दिया जाता है। चलिए उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। पहला हो गया व्यक्तिवाद, दूसरा उपकरणवाद, तीसरा नियमितवाद, अहंकार की अवस्था, उसके बाद हो गया यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ठीक है, परीक्षा में ये सभी नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। आइए दूसरा लेवल पर देख लेते हैं परंपरागत अवस्था। यह कितने से कितने साल के बीच में होता है? 10 से 13 साल के बच्चे होते हैं इसमें। और इस स्तर पर नैतिकता का आधार क्या होता है? समाज के नियमों और दूसरों की स्वीकृति पर आधारित होता है, यानी जो समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसी आधार पर चलना है। बच्चे दूसरों की मान्यता और स्वीकृति पाने के लिए सही काम करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा समझें। इस तरह की अगर मानसिकता अगर बच्चे में होती है तो वो चरण 3 में होते हैं। जैसे किशोर कचरा सड़क पर इसलिए नहीं फेंकता क्योंकि वह चाहता है कि लोग उसे जिम्मेदार समझें। एग्जाम में इसके भी कुछ और नाम से भी प्रश्न दे दिए जाते हैं, जैसे आदर्श पारस्परिकता के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में कभी कभी इस नाम से भी प्रश्न दे दिए जाते हैं। और परंपरागत स्तर को हम लोग रूढ़िगत परंपरागत अवस्था भी कभी कभी बोल देते हैं। चौथा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। इस अवस्था पर बच्चे समाज के नियमों और कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही समाज को सही ढंग से चलाने का तरीका है। जब इस तरह की अवस्था बच्चे में आ जाए तो वो कौन से चरण पे होंगे? चरण 4 में। बच्चा जो है लाल बत्ती पर रुक जाता है, भले ही सड़क खाली क्यों ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि कानून का पालन करना जरूरी है। अगर इस तरह के अगर प्रश्न एग्जाम में पूछे तो आप लोग चरण 4 के साथ में जाइएगा, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास के साथ में। कभी कभी एग्जाम में सामाजिक आदेश या कानून, न्याय, कर्तव्य, समाज के विरुद्ध नहीं जाना है, इस तरह से भी प्रश्न आपको दे देगा, तो आपको सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास के साथ में जाना है। चलिए अगला देखते हैं। लास्ट लेवल है हमारा उत्तर परंपरागत स्तर। इस अवस्था में 13 से लेकर 18 या उससे ऊपर के बच्चे होते हैं। ठीक है, चरण 5 देख लेते हैं, सामाजिक अनुबंध और अधिकार।
लोग यह समझते हैं कि कानून और नियम तो जरूरी है, लेकिन यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण है तो उसे बदला जाना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह की सोच बच्चे में आती है तो वो चरण 5 में होते हैं। व्यक्ति किसी ऐसे नियम का पालन नहीं करना चाहता जो कमजोर लोगों के अधिकार को छीनता हो। इसके जस्ट पहले वाले चरण में था, बच्चा समाज के द्वारा बनाए गए नियमों पर चलता है और उसी को मानता है, लेकिन इस स्तर पर बच्चा आता है तो वह उस कानून का उल्लंघन कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह जो कानून है कमजोर लोगों के अधिकार को छीनता है। अगला चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस चरण में लोग सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि भले ही उनका निर्णय समाज के नियमों से मेल न खाए, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया था क्योंकि वे नैतिक रूप से गलत थे। इसी अवस्था को हम लोग विवेक की अवस्था भी बोलते हैं। विवेक की अवस्था, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार विवेक की अवस्था के नाम से भी प्रश्न आ जाते हैं। इसमें बच्चा खुद के अच्छे बुरे का निर्णय करता है और खुद के नियम पर चलता है, समाज उसे जैसा भी कहे। चलिए ये हमारा हो गया। चलिए अगला आप देखते हैं। इसी को शॉर्ट में लिखा गया है। पहला चरण में क्या है, सजा से बचने और इनाम पाने के लिए बच्चा नैतिकता का पालन करता है। दूसरे चरण में क्या है, बच्चा दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए नैतिकता का पालन करता है। और तीसरा में क्या है, जो सही है वही करो भले ही समाज सहमत ना हो, यानी समाज के अनुसार बनाए गए नियमों का पालन नहीं करके वो बच्चा जो है खुद के अनुसार काम करता है। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हुआ। चलिए अगला देखते हैं। देखिए वृद्धि और विकास के बारे में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका टैग वर्ड क्या हुआ, अगर आपको सतत या निरंतर दिख जाए, सामान्य से विशिष्ट दिख जाए, गुणात्मक, रचनात्मक या विनाशात्मक, ये सभी चीज दिख जाए, मस्त कार्योन्मुखी विकास यानी सफेलोकॉडल और प्रोक्सिमो डिजिटल अगर दिख जाए तो आपको विकास के साथ में जाना है। इस पर हम लोग अभी थोड़ी थोड़ी करके चर्चा करेंगे। वृद्धि में क्या हुआ, असतत, यहाँ पे क्या था, सतत था, कंटिन्यूअस। और इसमें क्या है, असतत। इसमें क्या है, गुणात्मक है। इसमें क्या है, गुणात्मक है। इसमें हमारा मात्रात्मक। इसमें रचनात्मक है। इसमें रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों है। इसमें शारीरिक है, ठीक है, और गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक है। और इसमें क्या है, सभी तरह के विकास शामिल है। तो चलिए इस पे हम लोग थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक पहलू यानी ओवरऑल सभी प्रकार के डेवलपमेंट इसमें आ जाते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में। यह सतत और निरंतर चलते रहता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है, यानी जीवन भर चलते रहता है, ठीक है। यानी वो बचपन से लेकर वृद्धावस्था यानी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक यह विकसित होते रहता है। सामान्य से विशिष्ट विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। विकास बड़े पैमाने पर सामान्य कार्य से शुरू होता है और विशिष्ट कार्यों की ओर बढ़ता है। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को हिलाना सीखता है और जब पूरा हाथ हिलाना सीख जाएगा तो उसके बाद अपने उंगलियों का उपयोग करना सीख जाता है। तो यही हमारा सामान्य से विशिष्ट का उदाहरण हुआ। चलिए अगला देखते हैं। गुणात्मक परिवर्तन क्या मतलब हुआ, व्यक्ति में व्यक्तित्व का विकास, सोचने की क्षमता, भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, अगर ये सभी चीजें अगर बदलाव आते हैं तो वो गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। जैसे बच्चा पहले रोकर अपनी बात व्यक्त करता था और उसके बाद में वह जैसे जैसे बड़ा होता है वह बोलने लगता है, बोल करके अपनी बातों को व्यक्त कर लेता है। रचनात्मक एवं विनाशात्मक क्या होता है, विकास सकारात्मक जैसे सीखने की क्षमता, नकारात्मक क्या हो गया, जैसे उम्र बढ़ने पर याददाश्त कम हो जाना है तो वो नकारात्मक हो गया। दोनों तरह के रूपों में होता है, तो यह रचनात्मक और विनाशात्मक हो गया। विनाशात्मक को ही हम लोग नकारात्मक बोलते हैं। मस्त कार्योन्मुखी सफेलोकॉडल डेवलपमेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये विकास जो है सिर से शुरू होता है और पैर की ओर आगे बढ़ता है। बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर बैठना और चलना। अगला है निकट से दूर विकास क्रम, प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, विकास पहले शरीर के केंद्र भाग से शुरू होता है और फिर बाहरी अंगों की ओर बढ़ता है। जैसे बच्चा पहले अपने कंधे और हाथों को नियंत्रित करता है और बाद में उंगलियों का उपयोग करना सीखता है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पे देखिए सफेलोकॉडल यानी मस्त कार्योन्मुखी में, इसे अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो सफेलोकॉडल, इसी तरह लिखते हैं सफेलोकॉडल। तो स से सफेलोकॉडल और स से सिर, इस तरह से अगर सफेलोकॉडल पूछ दे तो हमारा सिर से शुरू होकर पैर की ओर जाता है। और एक ये हो गया जो दूसरा बचेगा, ये प्रोक्सिमो डिजिटल हो गया जो केंद्र से होकर बाहरी अंगों की ओर बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अब वृद्धि के बारे में कुछ देख लेते हैं। वृद्धि जो है शारीरिक परिवर्तन को केवल दर्शाती है।
जो मुख्यतः मात्रात्मक होती है। यह केवल शरीर के आकार, वजन, ऊंचाई और अंगों के विकास को दर्शाती है। जबकि विकास में क्या था, सभी प्रकार का विकास, ये सभी विकास तो थे ही, ये सभी विकास तो थे, और उसके साथ साथ में संवेगात्मक, भावनात्मक, ये सभी विकास में उसमें शामिल थे। इसके मुख्य विशेषताओं को देख लेते हैं। यह असतत होती है, यानी कंटिन्यूअस या नहीं चलती है, एक समय के बाद ये रुक जाती है, जैसे कि प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, जैसे ऊंचाई और वजन जो होती है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद स्थिर हो जाते हैं। आइए मात्रात्मक परिवर्तन में देख लेते हैं। वृद्धि का मापन शारीरिक मापदंडों जैसे वजन और ऊंचाई, ठीक है, इसके आधार पर किया जाता है। बच्चे की ऊंचाई 4 फीट से बढ़कर 5 फीट हो गया, और ये आखिर में जाकर ये भी रुक जाते हैं, कंटिन्यूअस नहीं रहते हैं। तो ये हमारा मात्रात्मक हो गया, जो कि विकास में क्या होता है, उसमें गुणात्मक होता है। अगला है रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव। वृद्धि हमेशा सकारात्मक या रचनात्मक ही होती है, ठीक है, और विकास में नकारात्मक इसमें ऐड हो जाता है। जैसे बच्चा जो होता है धीरे धीरे लंबा होता है और भारी होता जाता है। वृद्धि में केवल शारीरिक विकास ही होता है। कैसे? वृद्धि केवल शरीर के अंगों और उसके आकार में बदलाव तक ही सीमित है, लेकिन विकास में सभी क्षेत्र आ जाते हैं। जैसे हड्डियों का लंबा होना, मांसपेशियों का बढ़ना, ये सभी चीजें क्या हो गया, शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत में आ जाएगा। गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि का मुख्य चरण होता है गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही होता है। इसके बाद यह धीमी हो जाता है। जैसे गर्भावस्था के दौरान भ्रूण का विकास तेजी से होता है और किशोरावस्था में शारीरिक बदलाव होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये सभी टैग हैं, जितने भी दिख रहे हैं आपको, अगर ये दिख जाए तो आपको वृद्धि के साथ में जाना है। आइए एक पेज पर इसके बीच में अंतर को देख लेते हैं। एक तरफ हमारा विकास हो गया, डेवलपमेंट, और एक तरफ हमारा वृद्धि हो गया। ये दोनों विकास के ही रूप है। ठीक है, ये विकास के ही रूप है ये दोनों, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। विकास में स्वरूप कैसा होता है, तो गुणात्मक होता है, और इसमें मात्रात्मक होता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं विकास में, तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, यानी सभी प्रकार के विकास इसमें, ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट इसमें विकास में शामिल होते हैं। लेकिन वृद्धि में क्या होता है, केवल शारीरिक वृद्धि ही शामिल होती है। प्रोसेस की बात करें तो यह सतत होती है, जीवन भर चलती है, यानी जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक, और यह असतत होती है, यानी यह जब व्यक्ति प्रौढ़ हो जाएगा तो उस टाइम तक जाकर रुक जाएगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। भाषा सीखना, सोचने की क्षमता का विकास, ये सभी चीजें किस में आ जाएगी, विकास में आ जाएगी। और ऊंचाई और वजन में वृद्धि का बढ़ना किस में आ जाएगा, वृद्धि में आ जाएगा। यह रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होती है, और यह केवल रचनात्मक होती है, किसमें, वृद्धि में। चलिए अगला पेज देखते हैं। अब आया आपका एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए मात्र आप लोग 2 काम करिए। पहला, एनसीईआरटी का जो लाइन है, एनसीईआरटी का जो लाइन है उसको देखिए, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो एनसीईआरटी का लाइन मैंने आप लोगों का क्लास कराया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उसको कराया हुआ है, और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ। ये मात्र 2 ही चीज़ें हैं जो आपको 98+ मार्क आपको दिला सकती है। PYQ में आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और ज़्यादा पुराना आपको नहीं करना है। जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू हुआ है उसी समय से प्रश्न उठाइए और लगातार बनाते रहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में काफ़ी सेट आपको मिल जाएंगे।